So very good afternoon, students. Welcome to Law Prep tutorial. My name is Abhishek Chaube and I'll be teaching you law of torts. तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के हम अग्रसर हो रहे हैं टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस. हम लॉ पढ़ें. इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम ऑफेंस की डेफिनेशन को समझें. सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच का जो डिफरेंस है हम उसे समझें. तो जितने भी वो बच्चे हैं जिन्हें टॉर्ट नाम से एक तरह का डर महसूस होता है, घबराहट होती है, वो सारी किताबें बंद कर दें, अपनी नोटबुक अपने सामने रखें, पेन हाथ में ले लें और जो भी मैं आपको समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए. ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेक्चर, सो आई विल बी लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर यू ऑल, ताकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आप लोगों की पहली ही क्लास से स्ट्रांग रहे. सबसे पहले ये जानना हमारा बहुत जरूरी है कि दो तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी. फर्स्ट इज लेमैन एंड सेकंड इज लॉमैन. जमीन आसमान का फर्क है दोनों ही अंडरस्टैंडिंग में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफेंस, तो मुझे मेडिकल साइंस का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी बता सकता है क्राइम, अपराध, एनीथिंग विच इज नॉट परमिसिबल बाय लॉ, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये एक सामान्य जवाब है जो कि मुझे एक लेमैन भी दे सकता है जिसका लॉ फील्ड से दूर दूर तक लेना देना ना हो, वो व्यक्ति भी मुझे इसका आंसर कर देगा. सो एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉमैन, जितने भी लोग लॉ पढ़ रहे हैं उनको ऑफेंस किस तरह से समझना चाहिए वो हम समझ रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन, वी आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस. व्हाट इज एन ऑफेंस? सो इट सेज दैट एनी एक्ट और ओमिशन which is made prohibited by law for the time being in force. This is the definition for offense. And the same definition is enshrined under section 40 of Indian Penal Code and under section 2 clause 24 of भारतीय न्याय संहिता. क्या है ये इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता? ये कौन सी वो किताबें हैं, ये हमको क्या बताती हैं? सो दीज बुक्स आर नोन एज सब्सटेंटिव लॉ. सब्सटेंटिव लॉ क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज दीज बुक्स, these codes, these statutes talks about the definition of offense, punishment provided for that particular offense, exception, explanation. So the law which talks about the rights and duty and the definition of offenses will be termed as substantive law. इसका opposite हम समझ सकते हैं procedural law. जो हम कहेंगे वो किताब जो हमको प्रोसीजर के बारे में बताती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज an individual named Ranga. Ranga shot B, Billa dead. रंगा बिल्ला की हत्या कर देता है. ये एक्ट मर्डर कहलाएगा. ये हमें कौन सी किताब बता रही है? ये हमें बता रहा है इंडियन पिनल कोड, जिसे अभी रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता ने. तो ये एक्ट क्या है? ये एक्ट एक तरह से ऑफेंस है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 100, 101 भारतीय न्याय संहिता में. तो ये एक्ट क्या है, ये ऑफेंस है या नहीं, डेफिनेशन ऑफेंस का क्या है, कितने साल की पनिशमेंट है, ये हमको बताएगा भारतीय न्याय संहिता विच इज अ सब्सटेंटिव लॉ. अब पुलिस आएगी, पुलिस अरेस्ट करेगी रंगा को. हाँ, क्या प्रोसीजर रहेगा, बेल की क्या प्रोविजन है, ट्रायल किस तरह से चलेगा, ये सारी जो चीजें हैं, समन किस तरह से इशू होगा, वारंट किस तरह से इशू होगा, कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस प्रोसीजर रिलेटेड क्या डिफरेंस है, ये सब हमको पता चलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है. ठीक है, सो वील बी डीलिंग विद दिस
टॉपिक्स लेटर ऑन जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूं कि मेरा कहा आपको समझ में ना आए। अभी आप ये समझ गए होंगे कि ऑफेंस क्या होते हैं, वो हमको बताता है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम सब्सटेंटिव लॉ के रूप से जानते हैं, समझते हैं। सो बैक टू द डेफिनेशन, एनी एक्ट और ओमिशन made prohibited by law for the time being in force. So this is an act which is termed as an offense under the name of murder under section 100(1)(01). This is offense, murder के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Now omission, what do you understand by the term omission? omission मतलब क्या होगा? lack of action या इनएक्शन, दोनों में से कोई सा भी मीनिंग आप याद रख सकते हैं, स्वाद अनुसार जो भी आपको समझ में आ रहा है। या तो आप इनएक्शन लिख लीजिए ओमिशन का मतलब, या लैक ऑफ एक्शन भी लिख सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप लिख लें। इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर ओमिशन ही हमको डिफिकल्ट लग रहा था, आपने इनएक्शन और लिख दिया, तो अब तो और समझ में नहीं आ रहा है। ओमिशन का मतलब ये होगा बेटा, जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं, उससे हम आगे बढ़ जाते हैं, उससे हम मुंह फेर लेते हैं, उसे हम ओमिट कर देते हैं। तो ओमिशन का मतलब लीगल पैरालेंस में, लीगल कॉन्टेक्स्ट में ये होगा ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा फिक्स करी गई कोई लीगल ड्यूटी है अगर आपके ऊपर, और वो ड्यूटी को आप परफॉर्म नहीं करते हैं, उस ड्यूटी का आप उल्लंघन कर देते हैं, तब कहा जाएगा आपने ओमिशन किया है। और अगर आपने ओमिशन भी किया है, देन ऑल्सो यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। एक्ट है सर, एक व्यक्ति अगर कोई इलीगल एक्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये हमें समझ में आ रहा है। आप हमको अभी ये समझा रहे हो कि कुछ ना करने पर भी सजा मिल सकती है, ये थोड़ा हमको कम समझ में आ रहा है। मैं अभी आपके लिए आसान कर देता हूं। रोजमर्रा के जीवन में अगर आप टू व्हीलर पर निकलते हैं विदाउट वियरिंग हेलमेट, यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ फाइन। आपको फाइन पे करना पड़ेगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाले को आप ये तो नहीं कह सकते हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट अब वैलिड नहीं रहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपको ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा ओमिशन नहीं पता तुम्हें क्या होता है, तुमको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, तुमको हेलमेट पहनना था, तुमने नहीं पहना, ये तुम्हारा ओमिशन है, चलिए अब फाइन दीजिए। और आपको फाइन देना ही पड़ेगा। मतलब ओमिशन भी एक तरह का ऑफेंस हो सकता है। ओमिशन में चुपचाप, एग्जाम्पल लिख लीजिए, नॉट वियरिंग हेलमेट या नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तब भी वो ऑफेंस ही एज पर इनकम टैक्स एक्ट। चलिए, so we are done with the very first line. We understood the difference between act and omission with certain examples. Second line, made prohibited by law. This is self explanatory, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। जिसे लॉ प्रोहिबिट करता है, कोई भी एक्ट और ओमिशन जिसे लॉ प्रोहिबिट करता है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। घबराना मत, एक लीगल एक्सप्रेशन है ये, इसका मतलब क्या होता है अपन पहले समझ लेते हैं, फिर अपन इस लाइन पे आते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ ब्राइड ग्रूम, ये दूल्हा है और ये दुल्हन है, ठीक है। 1 जनवरी को इन दोनों की शादी होती है। उस टाइम ये व्यक्ति जो ब्राइड ग्रूम है, ये 5 लाख रुपए लेता है एज अ डवरी, दहेज लेता है ये इस लड़की से और इसके परिवार वालों से 5 लाख रुपए का। अब 3 जनवरी को एक नया लॉ आता है, नेम्ड एज डवरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर दहेज लेगा या देगा तो उसे 3 साल तक का प्रावधान होता है। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूं जस्ट टू टीच यू द मीनिंग ऑफ दिस लीगल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्योंकि ये सेम लाइन आपको आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 में भी देखने को मिलेगी अंडर द सेम कंसेप्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझने के लिए भी आर्टिकल 13 हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ में? अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये व्यक्ति लायबल होगा इस पनिशमेंट के लिए?
1 जनवरी को उसने दहेज लिया 5 लाख का, 3 जनवरी को लॉ आया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अब से जो व्यक्ति दहेज लेगा या देगा उसे 3 साल की सजा होगी। क्या यह व्यक्ति लायबल होगा दहेज लेने के लिए? नहीं लायबल होगा। क्यों? आपको आंसर पता है, क्योंकि जब उसने दहेज लिया वो पर्टिकुलर एक्ट एज एन ऑफेंस दैट वाज नॉट एनश्राइंड इन आईपीसी। 1 जनवरी को जब उसने दहेज लिया, सो एक्ट ऑफ सीकिंग दहेज उस टाइम पे कोई लॉ फोर्स में ऐसा नहीं था जो कि दहेज लेने को एक ऑफेंस की तरह बताया हो। तो इसीलिए यहां पर दिस ब्राइडग्रूम विल नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, एनी एक्ट और ओमिशन मेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। चुपचाप से सीक्रेटली यहां पर लिख लो छोटा सा 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2, रटना नहीं है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 पढ़ेंगे, आपको मेरी बात याद आएगी। ये 5-6 बार जब आपका रिवीजन हो जाएगा ऑटोमेटिकली दिमाग में इंप्रिंट हो जाएगा, बीइंग इन फोर्स आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2। चलिए, let's get back to the slide. Now, here we understood section 40 of IPC, which talks about defense, which talks about any act punishable under IPC. Same concept is also enshrined under Bharatiya Nyaya Sanhita 2 clause 24. Any act or omission punishable under BNS or any other law currently in force. Force is the keyword here, जो कि हमने देखा है 13 clause 1, 13 clause 2 मैंने आप लोगों को अभी लिखवाया है। So we are done with the definition of offense. Now we are proceeding forward towards the difference between civil and criminal law. क्या डिफरेंस होगा सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच में? We'll understand this difference with the help of 2 examples again, ताकि ये जो चीजें हैं, जो भारी भारी वर्ड्स हैं, ये हमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं आसान भाषा में, आसान से कंसेप्ट के द्वारा। We'll take 2 examples जिसे हमें आजीवन सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस याद रहेगा। क्लैट के बाद भी, क्लैट के बाद लिटिगेशन करोगे तब भी, या जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर करोगे तब भी, एकेडमिक्स में जाओगे तब भी, लीगल एडवाइजर बनोगे, जिस भी फील्ड में जाओगे लीगल प्रोफेशन की, ये डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दिस इज रंगा एंड दिस इज बिल्ला, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सभी आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। बोर्ड पे लिखा एक वर्ड भी आपके लिए वेग, आपके लिए इररेलेवेंट नहीं है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ। पुट योर होल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बोर्ड। यहां पर अब क्या होगा, रंगा एंड बिल्ला विल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। किस तरह का अग्रीमेंट? रंगा ऑफर्ड बिल्ला टू सेल हिज आईफोन फॉर 1 लाख रुपीज। बिल्ला एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इन रिटर्न बिल्ला इज विलिंग टू गिव रंगा 1 लाख रुपीज। So both are parties to the contract. Both will decide the date of delivery, amount of payment, and mode of delivery also. Because these two individuals are parties to the contract, and remember, parties to the contract decides the law जो उनको ऑपरेट करेगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेट करेगा, किस तरह से डिलीवरी होगी, किस तरह की कंडीशंस आप पुट कर सकते हो, ये डिसाइड करती हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कंसेंसस एड इडम में आकर के। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें, रंगा बिल्ला को आईफोन बेच रहा है, बदले में बिल्ला रंगा को 1 लाख रुपए पे कर रहा है। 1 जनवरी को डिसाइड करते हैं ये लोग कि डिलीवरी हो जाएगी फोन की। रंगा फोन डिलीवर कर देगा बिल्ला को 1 जनवरी को, और 3 जनवरी को बिल्ला पे कर देगा रंगा को।
ये इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। अब यहां पर इशू क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में, दैट ऑन 3rd January Billa refused to pay 1 lakh rupees to Ranga. So here Ranga is a victim. And what should be the remedy for Ranga here? This is the question. Come to the second example. There is a children's park. जहां पर एक माइनर होती है बच्ची और ये एक स्ट्रेंजर है जो कि ऑफेंडर है, एंड ही कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन दिस माइनर गर्ल. दिस इज सोसाइटी एक्स, चिल्ड्रंस पार्क है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये अलग अलग फ्लोर्स हैं सॉरी, एंड दिस इज ब्लॉक 2. और ब्लॉक 4 के 4th फ्लोर पे ये लेडी रहती है, इस माइनर की मम्मी, ये दोनों मदर डॉटर इस फ्लोर पर रहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ. आप ही लोग मुझे मदद करेंगे बताने में, मेरी भी सहायता करेंगे और खुद की भी करेंगे डिफरेंस समझने में. सबसे पहले ये सिविल का एग्जाम्पल है और ये क्रिमिनल का एग्जाम्पल है. तो सर हमें इतना तो समझ में आ रहा है, बोथ आर सीरियस इन नेचर. 1 लाख रुपए भी कम अमाउंट नहीं है और दूसरी तरफ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो दोनों ही सीरियस इन नेचर हैं. लेकिन जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे सर, तब हम ये जानेंगे दैट यू शुड राइट दिस इन योर नोटबुक कि सर सिविल में जो ऑफेंस आ रहे हैं, जो टॉर्ट हो रहे हैं, सिविल में लेस सीरियस इन नेचर है. This is less serious in nature. This is more serious in nature. Both are serious. लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली जो ये वाला एग्जाम्पल है सिविल वाला, इट इज लेस सीरियस इन नेचर. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, चलिए इतना हमें समझ में आ गया है. ये लेस सीरियस है, ये मोर सीरियस है, सीरियस दोनों है. यहां पर आप मुझे बताइए कि रंगा विक्टिम है, तो रंगा के लिए रेमेडी क्या होना चाहिए? क्या बिल्ला को जेल में डाल दिया जाए? लेकिन उससे रंगा को क्या मिलेगा? यहां पर व्हाट रंगा रियली वांट्स इज दैट 1 लाख रुपीस विद कॉम्पनसेशन. तो यहां पर अगर रंगा को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो यहां पर उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी व्यथा है, जो जिस कारण वो दुखी है, उसका निराकरण हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसकी रेमेडी उसे मिल सकती है. मतलब सिर्फ पैसा देने से यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? यस. और क्या सिर्फ ये इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है? यस. अब इधर आ जाइए आप क्रिमिनल लॉ में, मोर सीरियस इन नेचर. ये बच्ची जो माइनर है, इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया इस ऑफेंडर ने, दैट स्ट्रेंजर पर्सन. आप मुझे बताइए ये दोनों क्या चाहेंगी? इस व्यक्ति के साथ किस तरह से डील किया जाए? क्या इससे कॉम्पनसेशन ले लिया जाए या इसको जेल में डाला जाए, इसे पनिशमेंट दी जाए? ही शुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स और सख्त से सख्त इसको सजा मिलनी चाहिए. आई होप आप लोग सेकंड वाला ही चाह रहे होंगे. तो इस व्यक्ति को यहां पर होनी चाहिए पनिशमेंट, जो कि एक तरह से डेटरेंस का काम करे और एक तरह का मेंटल सुलेस इन लोगों को प्रोवाइड करे और एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे बाकी के लोगों को. क्यों? अच्छा, यहां पर भी एक चीज समझने की बात है, स्टार बना के आप लोग लिख लीजिए. क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट. ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों माना जाता है? सर यहां पर एक शहर के, एक बिल्डिंग के, एक फ्लोर में एक फैमिली के साथ, उस फैमिली की एक बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इतना हमें समझ में आ रहा है. पूरे स्टेट के अगेंस्ट में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है सर. सो हाउ कम यू आर सेइंग दैट द क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट? तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. ऐसा क्यों कहा जाता है लॉ, लीगल वर्ल्ड में, लीगल पैरालेंस में, कि सिविल रॉन्ग एक प्राइवेट रॉन्ग है. ये एक प्राइवेट रॉन्ग है जिसे कॉम्पनसेशन देकर के रफा दफा किया जा सकता है. लेकिन जो क्रिमिनल लॉ में बात आ रही है,
यहां पर हम ये क्यों कहते हैं कि ये पूरे समाज, पूरे स्टेट के अगेंस्ट में, पूरी सोसाइटी एज अ होल के अगेंस्ट में ये कमिट हुआ है क्राइम? क्यों? क्योंकि ये भले ही एक शहर के, एक सोसाइटी एक्स के, एक ब्लॉक के, एक फ्लोर पे एक रहने वाली एक फैमिली की एक बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कितना ही टाइम लगेगा इस डर को इस फ्लोर से इस फ्लोर तक पहुंचने में, यहां तक आने में, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक जाने में, पूरी सोसाइटी में जाने में, सोसाइटी से पूरे शहर में जाने में, शहर से पूरा स्टेट और स्टेट से पूरी कंट्री, नेशनल न्यूज बन जाएगी विद इन स्पैन ऑफ मिनट्स। अब यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर भले ही उस बच्चे के साथ हुआ है, लेकिन जो रीजनेबल अप्रहेंशन एक दिमाग में आ रहा है, हर एक पिता, हर भाई, हर फ्रेंड, हर बेटे के मन में जो एक डर आया है, हर लड़की के मन में जो डर आया है कि आज ये इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। सो व्हाट शुड बी द रेमेडी फॉर दिस? यहां पर एज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो लेवाइथन में दी गई है, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट एज अ लॉ स्टूडेंट आप ये बात समझे। एज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एज एन इंडिविजुअल हमने राइट सरेंडर किए हैं अपने सरकार को। सरकार कहेगी कर्फ्यू है तो हम बाहर नहीं निकलते, सरकार कहेगी ये लॉ है तो वही लॉ हम मानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा राइट हम कर्टेल कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, कानून हम अपने हाथ में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने इसलिए हमारे राइट सरेंडर किए हैं, बदले में स्टेट हमें प्रोटेक्शन दे, इसलिए तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर स्टेट के होने के बावजूद भी इस तरह के हीनियस क्राइम सोसाइटी समाज में कमिट होते हैं, तो ये स्टेट की गलती है, यहां पे स्टेट का नेग्लिजेंस है। एक बहुत बड़े मेगा स्टार के घर पे किसी ने शूट कर दिया, फायर राउंड्स किए, शूट कर दिया डराने के लिए, या जो भी एक्सवाइजी रीजन था। सीएम आकर के उस स्टेट के घर पर आकर के उस मेगा स्टार के सहानुभूति देते हैं, एक तरह की हमदर्दी जताते हैं। ऐसा क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? वो यही जरूरत थी कि लोगों के मन में जो रीजनेबल अप्रहेंशन अब उठा है कि मेगा स्टार के घर पर अगर इस तरह की गोलियां चल सकती हैं, तो आम नागरिक कहां तक सुरक्षित है ऐसे देश में? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट, और क्यों सिविल लॉ सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को प्राइवेट रॉन्ग्स के साथ ही डील करता है। नेचर मोर सीरियस इन नेचर, लेस सीरियस इन नेचर। Motive behind filing a criminal case is to seek punishment for the offender, wherein which objective behind filing a civil suit under civil law, under civil code, is to seek compensation. I hope now we are done with the differences. एक और चीज समझने वाली है सिविल लॉ में बेटा, अपन एक तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे और टॉर्ट पढ़ेंगे। मतलब अभी से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि टॉर्ट में जो भी चीजें होंगी, जो भी रॉन्ग्स होंगे, वो लेस सीरियस इन नेचर होंगे एज कंपेयर टू क्रिमिनल रॉन्ग्स। दूसरा कि यहां पर जो भी सूट फाइल करेगा वो कॉम्पनसेशन सीख करने के लिए ही फाइल करेगा, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए अभी। अंडरस्टूड? और ये क्रिमिनल का एग्जांपल है। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्लाइड। आप लोग पॉज करके भी आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं इंतजार नहीं करूंगा आप लोगों के लिखने का, टाइम कम है, तो हम जितना जल्दी हो सकेगा हम उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। Civil law deals with dispute between individuals. Criminal law deals with offense against state. पहली लाइन हमें क्लियर होनी चाहिए। नेचर प्राइवेट रॉन्ग है सिविल रॉन्ग में, क्रिमिनल में पब्लिक रॉन्ग है। अंडरस्टूड? सिविल लॉ में बेटा ये हमें समझने वाली बात है कि जो दो पार्टीज होंगी, एक को हम कहेंगे प्लेंटिफ, दूसरी को हम कहेंगे डिफेंडेंट। ये मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूं अभी। प्लेंटिफ कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होगा? जो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करेगा उसे प्लेंटिफ बोलेंगे। कंप्लेंट का प्लेंट यहां पर आ रहा है, मतलब प्लेंटिफ वो व्यक्ति होगा जो कंप्लेंट फाइल करेगा। अब जिसके अगेंस्ट में फाइल करेगा वो व्यक्ति खुद को डिफेंड करेगा उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में, इसलिए इसको कहा जाएगा डिफेंडेंट। और क्रिमिनल लॉ में एक्यूज्ड का नाम होगा, जैसे कालू लाल वर्सेस यूपी। पूरे यूपी को क्यों बनाया जा रहा है पार्टी? क्योंकि क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, देखिए ये भी समझने वाली बात है बेटा कि स्टेट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हर पुलिस ऑफिसर
एक पुलिस ऑफिसर हर एक नागरिक के पीछे डिप्यूट कर दे, भाई तुम इसकी ध्यान रखना, ये स्कूल जा रहा है इसका ध्यान रखना, किडनैप ना हो जाए, ये ऑफिस से आ रहा है इसके साथ कोई लूटपाट ना हो जाए, है ना, इस घर के बीच में लड़ाइयां चल रही काफी टाइम से, तो 2 पुलिस वाले वहां खड़े ही कर दिए कि भाई एक दूसरे का कत्ल ना कर दें। दिस इज नॉट प्रैग्मेटिकली पॉसिबल। 140 करोड़ से ऊपर है पॉपुलेशन, इतने पुलिस वाले कहां से लाएंगे? तो स्टेट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको दिया जाता है आपकी जान और माल की सुरक्षा के लिए। आगे हम इस बात को और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए, सो पार्टीज के क्या नाम होंगे हम समझ गए, पर्पस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिहाइंड फाइलिंग अ सिविल सूट इज टू सीक कॉम्पनसेशन, पैसा, और क्रिमिनल में होगा पनिशमेंट, जो हम समझ चुके हैं, यहां पर जेल में जाना पड़ेगा। आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, डैमेजेस मिलेंगे, डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन। इंजंक्शन मतलब किसी चीज को करने से सामने वाले पार्टी को रोकना, ये हम न्यूसेंस के टाइम पे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए आप समझिए डैमेजेस। और यहां पर क्या होगा, सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर रहा हूं, तो प्रूफ किसको करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति ने ही गलत काम किया है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। तो यहां पर मुझे कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, टॉर्ट में, सिविल लॉ में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब 50-60% से ज्यादा मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाला गलत है। क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने ही क्राइम किया है, सामने वाले व्यक्ति ने ही चोरी की है या मर्डर किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है अंडर सिविल लॉ, ठीक है। पहले के 5 डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट के 2 हम टॉट अभी 5-6 लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना समझिए, सिविल लॉ लेस सीरियस इन नेचर, criminal more serious in nature, civil is against private individuals, crime is against society, whole state. Objective behind filing a civil suit is to seek compensation, and objective behind filing a criminal case is to seek punishment for the offender. That's it, that's it, इतना ही लिख लीजिए अभी के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये फिर से आ गया है बर्डन ऑफ प्रूफ, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। सिविल में क्या होगा, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, 51% सर्टेनिटी के साथ बात कर रहा, और क्रिमिनल में होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, 99% सर्टेनिटी चाहिए। अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाए तो फिर इसका बेनिफिट किसको चला जाएगा, अक्यूज्ड को चला जाएगा। फिर कोर्ट ये मान लेगा कि जो आप क्राइम केस इनिशिएट कर रहे हैं उस अक्यूज्ड के ऊपर जिस पे आपने इल्जाम लगाया है वो इल्जाम झूठा है, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि आपने फॉल्स एलिगेशन, आपने झूठा आरोप लगाया है इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। नाउ इट्स अ हाई टाइम to deal with the definition of tort. Kindly write down this definition in your notebook. I am giving you a minute, then we'll deal with each and every word of this definition. Trust me, you'll find ample number of definition on Google for understanding the concept of tort. लेकिन हम उसी व्यक्ति के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न टॉट बोलते हैं, जिन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन दी है लॉ ऑफ टॉट की, जिन्हें हम कहते हैं जॉन विलियम सेलमन, उनके द्वारा जो रचित, उनके द्वारा जो दी गई डेफिनेशन है वो हमारे लिए सबसे एप्ट डेफिनेशन है, और वही डेफिनेशन को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यू हैव रिटन डाउन द डेफिनेशन इन योर नोटबुक। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड ये डेफिनेशन में क्या है,
because this particular definition encapsulates all the rudimentary ingredients enshrined in law of tort. Once you are through with the definition, you will be through with more than 70% of topic enshrined in this particular textbook of yours. ठीक है? So now let's understand what is tort. सबसे पहले tort शब्द आया कहां से है, टॉट होता क्या है, ये हम पहले समझेंगे. मतलब हम वो दो तीन चीजें देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जामिनेशन में आपके सामने आ सकते हैं. वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टॉटम. टॉटम का मतलब होता है एनीथिंग विच इज ट्विस्टेड और एनीथिंग विच इज क्रूड. हम इसको समझ सकते हैं एनी ट्विस्टेड कंडक्ट मीन्स एनी इनअप्रोप्रिएट एक्ट in the eyes of society. Any inappropriate conduct, any twisted conduct will be termed as tortum, जिससे बना है वर्ड tort. tort जो है वो uncodified है, मतलब ये अनरिटन है. मतलब कि इसमें आपको आर्टिकल, सेक्शन, नंबर्स सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखे गए नहीं मिलेंगे. सर लिखे नहीं मिलेंगे मतलब तो फिर पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ा जाएगा बेटा विद द हेल्प ऑफ केस लॉस. पुराने केस लॉस 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के जो केस लॉज हैं उनसे हम इंस्पायर होकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के उस टाइम पे जज ने क्या जजमेंट दिया था सिमिलर केस में, अगर वही सिमिलर केस आज की तारीख में होता है तो पुराना जजमेंट देखेगा जज कि पुराने जज ने इसी प्रकार के केस में क्या जजमेंट दिया था, उसी से प्रेरणा लेकर के इंस्पायर होकर के जज जो है इस वाले केस का जजमेंट देगा. मैं क्या कह रहा हूं ये आप धीरे धीरे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. अभी के लिए सिर्फ ये समझें कि टॉट अनरिटन है, टॉट अनकोडिफाइड है, मतलब सेक्शन, आर्टिकल्स यहां पर विद्यमान, यहां पर लिखे गए नहीं हैं. हम सिर्फ पढ़ेंगे डेफिनेशंस और हम पढ़ेंगे केस लॉस. ठीक है. दूसरा, टॉट में सिविल सूट फाइल क्यों होगा, किस ऑब्जेक्टिव से होगा? टू सीक कॉम्पनसेशन, मतलब to restore parties in their original position. Compensation will restore the parties in their original position. This is the objective behind filing a civil suit under the name of tort. और एक और चीज हम लिखेंगे कि tort is a right in rem, means that it is a right available against world. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ये अधिकार नहीं है आपका, ये पूरी समाज, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में आपका अधिकार है. ये फैजर साहब ने डेफिनेशन दी है राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम की. राइट इन पर्सोनम इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जहां पे सिर्फ उसी व्यक्ति के अगेंस्ट में आप रेमेडी ले सकते हैं जिसने आपके साथ ब्रीच किया है. ठीक है. सो राइट इन रेम ऑब्जेक्टिव इज टू सी कॉम्पनसेशन, अनकोडिफाइड, अनरिटन. टॉटम वर्ड से आया है टॉट. टॉट का क्या मतलब होगा टॉटम का हमने देख लिया. नाउ हम अग्रसर हो रहे हैं टुवर्ड्स द डेफिनेशन. गहरी सांस लें और अपनी नोटबुक में आपने लिख तो लिया है, मैं एक और बार आपके लिए लिख लेता हूं ताकि और अच्छे से मैं आपको यहां पर समझा पाऊं. चलिए, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. वी अंडरस्टूड सर, सिविल लॉ में फॉल कर रहा है तो सिविल रॉन्ग ही होगा. गुड. For which the remedy is in common law. घबराना मत, बड़े बड़े वर्ड देख करके अभी सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. जस्ट गिव मी 2 minutes. For seeking unliquidated damages, and tort is exclusively different from breach of contract and breach of trust. और ये जो ठीक है. Now I have broken down the definition into 5 parts, 4 to 5 parts. We'll deal with these parts one by one. Tort is a civil wrong, we understood.
सेकेंड लाइन, फॉर विच द रेमेडी इज इन कॉमन लॉ। रेमेडी मतलब क्या होगा बेटा? यूबीजेसीबी रेमीडियम इज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यूबीजेसीबी रेमीडियम क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिम। इन्हें मैक्सिम बोलते हैं बेटा। जो मंत्र जैसा मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन इसको बोलते हैं मैक्सिम। ट्रेडिशनल लीगल फ्रेज भी इसको बोलते हैं, लीगल प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप याद कर सकते हैं। मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा मैक्सिम की तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यूबीजेसीबी रेमीडियम का मतलब क्या होगा बेटा? वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई लॉ है या अगर कोई राइट है और उस राइट को या उस लॉ को कोई दूसरा व्यक्ति वायलेट कर देता है, तो आपके पास अब रेमेडी रहेगी। आप कोर्ट में जाकर के सॉल्यूशन ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। मतलब यहां पर अगर कोई सिविल रॉन्ग होगा तो उसके लिए रेमेडी क्या होगी? वो रेमेडी दी गई है कॉमन लॉ में। कॉमन लॉ क्या होगा? हम सेलमेंट साहब की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। यहां पर कॉमन लॉ क्या होगा? सर इतना तो हम समझ रहे हैं कि जॉन विलियम सेलमंड जो नाम है वो छिंदवाड़ा के किसी रहने वाले व्यक्ति का तो नहीं हो सकता। ये कोई बाहर का ही नागरिक होगा सर। हाँ सर, इंग्लैंड का लॉ है, हमने अडॉप्ट किया है, लाइक आईपीसी, सीआरपीसी एंड कॉन्स्टी। ये हमारे द्वारा बनाया गया लॉ नहीं है, ये है इंग्लैंड से हमने लिया है, इसको बोलते हैं। इससे हम समझ सकते हैं बॉडी ऑफ अनरिटन लॉज। अगेन सर, बॉडी ऑफ अनरिटन लॉज है तो फिर जज कैसे किया जाएगा केसेस को? एज पर द प्रीवियस जजमेंट्स। सर प्रीवियस जजमेंट्स को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बगल में ही आप लिख लीजिए छोटा सा 141। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट व्हिच सेज दैट all the judgments pronounced by the Supreme Court of India will be binding, shall be binding on each and every civil and criminal court throughout the nation. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो जजमेंट है वो सारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट पर लागू होगा ही होगा, बाइंडिंग होगा। कोई भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट उसके जजमेंट से अतिरिक्त नहीं जा सकता, अलग नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट मतलब इट्स सुप्रीम इन नेचर, उससे आप अलग नहीं जा सकते। सो दिस इज अ लॉ। आर्टिकल 141 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। मैं स्टार बना दिया है, ठीक है। जो भी आर्टिकल सेक्शन मैक्सिम के बगल में मैं स्टार लगाऊंगा वो आपको याद रखना ही है। रात 2 बजे भी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बीच नींद में भी। और इसके लिए मैक्सिम भी बेटा मैं आपको लिखवा देता हूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। स्टेयर डेसिसिस, ये रूल होता है। क्या रूल होता है? कि जो भी जजमेंट में जो रैशनल वाला पार्ट है, जो रेशियो डेसिडेंडी है, हाँ, वो आगे वाले केसेस में लागू होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं टू स्टैंड बाय द थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं, कॉमन लॉ, बॉडी ऑफ अनरिटन लॉ, प्रीवियस जजमेंट, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 141, स्टेयर डेसिसिस। सैलमन साहब का नाम कैसे याद रखना है? ये काफी आलमंड खाते थे, बादाम खाते थे, इसीलिए इनका दिमाग काफी तेज चलता था। तो एक दिन इन्होंने एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही लिख दी जो आज तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं और आगे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इतनी परफेक्ट डेफिनेशन जो इन्होंने दी है। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉमन लॉ। लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी कहां दी गई है? कॉमन लॉ में दी गई है। किस लिए दी गई है? ताकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हम ले सकें, विक्टिम पार्टी डैमेजेस ले सके। डैमेजेस मतलब बेटा अगर प्लूरल में एस लग गया है इसका मतलब टॉट में होता है कॉम्पनसेशन। डैमेज मतलब अगर सिंगुलर में लिखा है तो लॉस, जो आप सभी लोग समझते हैं ऑलरेडी। और अगर प्लूरल में हो गया, डैमेजेस हो गया, मतलब यहां पे बात हो रही है कॉम्पनसेशन के बारे में।
ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट में ही ऐसा होगा। तो यहां पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किस बारे में बात कर रहा है? कॉम्पनसेशन के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं, वेर इन विच आई गेव यू एन ऑफर कि लेट्स से ये जो मेरी वॉच है, ये मेरे दादा की वॉच है, एंटीक है, और ये मैं आपको देना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं। आप भी तैयार हैं? आपने कहा बिल्कुल सर, काफी अच्छी वॉच है, हम भी पहनना चाहते हैं, आप प्राइस बोलिए, कितने की बेचेंगे आप? मैं कहता हूं यार देखो एंटीक है, 4-5 मेरे पास ऑलरेडी ऑफर है, तो 6 लाख में मैं इसे डन करता हूं। आप कहते हैं बिल्कुल सर, काफी अच्छी प्राइस आपने दी है, 6 लाख में हम तैयार हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, 4-5 पेज निकाल लिए मैंने A4 साइज के, और मैंने एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया सारे क्लॉजेस के साथ, एड्रेस, हमारा नाम, पता, इन केस ऑफ डिफॉल्ट किस तरह से डिलीवरी होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, मोड ऑफ ट्रांसफर, ये सब क्या होगा, ये सब हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिख दिया, बीइंग एन एडवोकेट। एक और क्लॉज मैंने बहुत कनिंगली ड्राफ्ट कर दी, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कि अभी से मैं लिख रहा हूं 6 लाख का सौदा हो रहा है इस अग्रीमेंट में, अगर मैंने या सामने वाली पार्टी ने, मतलब आपने किसी भी तरह का ब्रीच किया, फ्रॉड किया, धोखा दिया, मुझे डिलीवरी के बाद पेमेंट नहीं किया, तो जो व्यक्ति, जो पार्टी फॉल्ट कर रही है, उस पार्टी को, दूसरी पार्टी को 7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया। क्यों? क्योंकि भाई लिटिगेशन एक्सपेंस होगा, पेट्रोल लगेगा कोर्ट में आने जाने में, कोर्ट कचहरी होगी, मेंटल एगनी रहेगी 6-7 महीने की, आगे तक की भी रह सकती है, केस चलेगा कोर्ट में, पेशी में बार बार अपीयर होना पड़ेगा, हाँ, मेंटल टर्मोइल, ये सारी चीजें भी तो कॉम्पनसेशन में ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले ही लिख दिया मैंने 7.5 लाख। यहां पर ये जो 7.5 लाख का अमाउंट है, ये पहले से ही फिक्स कर दिया है, पहले से ही फिक्स कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस, compensation which is previously determined, which is previously fixed, it is liquidated damages। वो damages जो कि पहले से फिक्स नहीं है, वो डिसाइड करेगा जज कि कितना पैसा मिलना चाहिए, हर केस में अलग अलग तरह का पैसा बनेगा, तो ये जज डिसाइड करेगा कि कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा विक्टिम पार्टी को। और अगर जज डिसाइड करेगा एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस डैमेजेस को हम कहेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड and unliquidated damages. I hope now you understood the difference between liquidated and unliquidated, the meaning of word common law, the meaning of word precedent, article 141, and the meaning of maxim stare decisis. We are done with the first 3 lines. Now the last line, see how Salman Sahab very cunningly drafted the last line of the definition, and what was the rationale, what was the objective behind inserting this last line in the definition, wherein which it is nowhere related to the first 3 lines. See how beautifully he drafted, he inserted this line. Why? मैंने अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि सिविल लॉ में फॉल करेगा टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही, टॉर्ट भी और कॉन्ट्रैक्ट भी, दोनों सिविल लॉ के अंडर में ही फॉल करेंगे, दोनों सिविल लॉ का ही पार्ट है। सर अब आप हमसे ये कह रहे हो इस डेफिनेशन की लास्ट लाइन पे कि सर टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। अभी आपने कहा टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ की पार्ट है, अब सिविल लॉ के भी पार्ट तो हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? तो इसलिए उन्होंने ये लाइन रखी है कि तुम जाते जाते ये भी समझ जाओ लास्ट में कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों भले ही सिविल लॉ में फॉल कर रहे हैं, पर दोनों एक से नहीं है। क्योंकि ये सेम लाइन आप देखेंगे आपको सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी देखने को मिलेगी। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इस लास्ट लाइन की लीगल पैरेलल्स में क्या इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट में ही नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है, ये लिमिटेशन एक्ट में भी, स्पेशल लॉ में भी आपको दे रखा है। चलिए, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होगा बेटा, मैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, आप मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले तो सर टॉर्ट कोडिफाइड नहीं है, टॉर्ट लिखा हुआ नहीं है,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन है सर, सेक्शन 17 फ्रॉड के बारे में बात करता है, 15 कोअर्जन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब के बारे में सर, 12 अनसाउंड माइंड, सेक्शन है सर कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट का तो पूरा बेयर एक्ट आता है, टॉट का बेयर एक्ट नहीं आता सर दुनिया में कहीं भी, टॉट रिटर्न ही नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, टॉट लिखा हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस भी अभी आपने बताया सर हमें, राइट इन रेम आएगा टॉट में, राइट इन पर्सोनम आएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तीसरा डिफरेंस ये भी सर आपने अभी बताया है हमें, टॉट में डैमेजेस कॉम्पनसेशन अनलिक्विडेटेड होंगे, जज डिसाइड करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं, पार्टीज ऑलरेडी डिसाइड करके भी बैठी हो सकती हैं। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टॉट लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। Even though they are falling under the purview of civil law, still they are different from each other. I hope we understood the meaning of the word offense, the difference between word act and omission, the meaning of legal expression for the time being in force with the context of Article 13 of Indian Constitution. We understood the difference between civil and criminal law with the help of two examples in terms of nature of offenses enshrined under both of them. What is the objective behind filing a civil suit and criminal case? And what is the burden of proof in civil and criminal law? What is the meaning of substantive law? What is the meaning of procedural law? Then we proceeded towards tort. Then we understood the definition of tort, meaning of word remedy, meaning of word common law, what is precedent, what is Article 141, what is the stay decisis. Then we understood the difference between damage and damages. Then again we understood the difference between liquidated damages and unliquidated damages with the help of example. Then lastly we understood the difference between tort law and contract law. So I have prepared you, I have made you eligible for the subject law of tort. अब इस डेफिनेशन के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा, जो आप देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे टॉर्ट कब होगा, टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या होंगे, टॉर्ट में केस लॉस किस तरह के होंगे, पुराने केस लॉस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी लेटेस्ट केस लॉस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड होंगे। उसके बाद मैं आपको डिफेंसेस पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमारी क्लास काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि हम डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे और साथ ही में कुछ लाइव सेशंस भी मैं आप लोगों के लूंगा जिसमें आई वांट यू टू ज्वाइन, और वहां पर हम अच्छे से ताकि डिस्कशन कर सकें और आपको लॉ ऑफ टॉर्ट और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। माय नेम इज अभिषेक चौबे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।